हेलो फ्रेंड, नैतिक आईएएस एकेडमी आप सभी का स्वागत करता है। आज का हमारा क्लास बीए थर्ड सेमेस्टर के परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को लेकर है। विगत कई वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नों के उत्तर को देखे हैं। आइए कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। निम्न में से सांप्रदायिक समस्या का मुख्य कारण क्या है? भारत में सांप्रदायिक समस्या का मुख्य कारण विभाजन की कटु स्मृति है। जब भारत जो है विभाजन हुआ 1947 में, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर वो सांप्रदायिकता के कारण ही हुआ। और वह विभाजन का जो बीज था वह आज़ादी के बहुत लंबे समय आज भी वह क्या है, बना हुआ है। पाकिस्तानी प्रचार और षड्यंत्र भी है, सरकार की उदासीनता रवैया, ये सभी है। इन सभी कारणों से जो है सांप्रदायिकता की समस्या बनी हुई है। असम समझौता कब हुआ? तो 15 अगस्त 1985 को असम समझौता हुआ। ठीक, ये पूरी तरह तथ्यात्मक प्रश्न है, इसको याद करके रखना है। किस राज्य में असम गण परिषद सक्रिय है? असम गण परिषद जो है एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो असम में महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के रूप में स्थापित है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में काफी मजबूत पार्टियां थी, उसी तरीके से असम राज्य में असम गण परिषद की स्थिति जो है क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है असम। द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता जो है ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी जो नायकर हैं, ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी जो है यही द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं, जो तमिलनाडु में है। किस वर्ष आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई? आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना सन 1982 में हुई। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में यूनाइटेड पार्टी और असम में असम गण परिषद, ठीक उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में जो तेलुगु देशम पार्टी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में है और काफ़ी वहाँ हावी और मजबूत है। इसकी स्थापना जो है सन 1982 में हुई थी। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना, भारत में साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई? तो भारत में साम्यवादी दल की स्थापना सन 1924 में। भारत में साम्यवादी दल की स्थापना सन 1924 में हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य में सक्रिय है? नो, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर, ये भी क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो जम्मू कश्मीर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका में है, सत्ता में हमेशा बना रहता है ये। ठीक है, तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो राजनीतिक दल है वो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जो जम्मू कश्मीर में है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो पाकिस्तान नहीं है, भूटान भी नहीं है, चीन भी नहीं है, भारत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसको याद करके रखना है। आसान ही क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। जन समुदाय के लिए अफीम किसे माना जाता है? अफीम धर्म को, जो मार्क्स है, मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है और इसीलिए यहाँ कहा भी क्या कि जन समुदाय के लिए अफीम का काम कौन करता? तो धर्म। जिस तरीके से अफीम एक ऐसा नशीला पदार्थ है जिसको सेवन करने पर या खाने के बाद मनुष्य वास्तविकता से भूल जाता है, ठीक उसी प्रकार से धर्म है। धर्म के आचरण और धर्म में हमको विलीन हो जाने से हमके जो वास्तविक जो चीज़ें होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है। वास्तविकता से धर्म हमको दूर लेकर जाता है। ठीक, उन सब बातों में हमें विश्वास कराता है जिनकी वास्तविकता से या प्रत्यक्ष प्रमाण से संबंधित नहीं होता है। तो जिस प्रकार नशा जब आ जाता है तो व्यक्ति वास्तविक चीज़ों को भूल जाता है, किसी ऐसे ज़िंदगी में खो जाता है कि वह आम जो साधारण जो सामाजिक जीवन होता है उसको भूल के गलत तौर तरीके को अपनाकर चलता है। ठीक चलता है। इसीलिए इसे जो है धर्म को अफीम के रूप में मार्क्स ने वर्णन किया है। मुस्तफा कमाल अतातुर्क, ये जो है धर्मनिरपेक्षता का मॉडल किस राज्य में प्रस्तुत किया था?
तो मुस्तफ़ा ने जो है तुर्की में ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता की बात को लागू किया था। तुर्की एक ऐसा राष्ट्र था जहाँ खलीफा रहते थे और इस्लामिक कंट्रियों का वह बादशाह होता था। उसी के अनुसार, उसी खलीफा के आदेश के अनुसार अन्य इस्लामिक कंट्रियों में इस्लाम पे आधारित कानून चलते थे। लेकिन जो मुस्तफ़ा कमाल है, इसने तुर्की में जो है इस खलीफा नामक पद को, अस्तित्व को मिटा दिया और कहा धर्मनिरपेक्षता ही किसी भी राष्ट्र की ताकत है और उसकी नीति और कानून का आधार भी है। ठीक है, तो ये मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की में ऐसी व्यवस्था को लागू किया, धर्मनिरपेक्षता को। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया, 25 से 28 में दिया गया। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य किसी धर्म को संरक्षण देता है। नहीं, इसका अर्थ नहीं है किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना, यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। किसी भी एक धर्म को अपना धर्म नहीं घोषित करना, उसको विशेष महत्व नहीं देना, बल्कि जितने उस राष्ट्र में जितने धार्मिक समुदाय होती हैं उन सबको समान सम्मान देना, यही धर्मनिरपेक्षता का मूल अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो सरकार देश में एक विशेष धर्म को लागू करती है, नहीं है ये। एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर हावी नहीं होता है, यही धर्मनिरपेक्षता है। चूंकि सभी धर्मों को राज्य सम्मान करता है, एक धर्म दूसरे धर्म पे हावी न होना या उसको अपमानित न करना, ये धर्मनिरपेक्षता का मूल अर्थ और मूल भाव होता है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल क्या नहीं है? राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता, यह है परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत। राज्य और धर्म का पृथक्करण सैद्धांतिक दूरी का सिद्धांत नहीं है। तो भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें शामिल नहीं है, तो यह है राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ये तो धर्मनिरपेक्षता में है। यह है परोपकारी तटस्थता का सिद्धांत, राज्य और धर्म का पृथक्करण, ये नहीं है। राज्य और धर्म का पृथक्करण नहीं है, ये जो है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता में शामिल नहीं है। राज्य को धर्म के साथ रखा गया, राज्य का ये दायित्व दिया गया, जो भी जिस भी धर्म के लोग धार्मिक कृत्य को करते हैं उनके धार्मिक कृत्यों को सही तरीके से निर्वहन हो सके, उसमें राज्य हमेशा क्या करता है? सपोर्ट करता है। यह राज्य और धर्म से पृथक नहीं है, ये इसका आंसर होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य क्या है? अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन किसी निश्चित, ये है किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि भारत में कोई एक विशेष धर्म को अपना राज्य धर्म घोषित नहीं किया गया, बल्कि सारे धर्मों को समान महत्व और समान सम्मान दिया गया। ये इसका आंसर होगा, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। वह जाति जिसमें सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां सम्मिलित होती हैं उसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। वह जाति जिसमें सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक रूप से पिछड़ी जातियां नहीं जोड़ा गया उसे अन्य पिछड़ा वर्ग माना गया है।
अवसरों की समानता के पीछे प्रमुख कारण है। अवसरों की समानता के पीछे प्रमुख कारण क्या है? अवसरों की समानता क्यों दी गई है? तो पूर्वाग्रह, भेदभाव की स्थिति होती है तब अवसर की समानता दी गई है। रूढ़िवादिता, जो पुरानी व्यवस्था उसमें भेदभाव, ये सब कारण बनते हैं जिसमें अवसरों की समानता सबको दी गई है। समान अवसर उपलब्धि प्राप्त करने के लिए या स्वतंत्र व्यक्तित्व की विकास करने के लिए अवसर की जो समानता है यह लगभग सबको प्राप्त होना चाहिए। जब अवसर की समता होगी तभी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास सही तरीके से कर पाएगा। और इस सब अवसर की समानता देने के पीछे यही सब कारण है। पूर्वाग्रह की स्थिति होती है, रूढ़िवादी सोच होती है या भेदभाव की स्थिति होती है, जिसके कारण संविधान में या सरकार द्वारा अवसरों की समानता लगभग सभी लोगों को दी जाती है। समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण क्या है? समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण परिश्रम का अंतर, योग्यता का अंतर, अवसरों की असमानता और प्रयासों का अंतर। परिश्रम का अंतर नहीं होता, योग्यता का अंतर नहीं, प्रयासों का अंतर नहीं होता, बल्कि समाज में आर्थिक असमानता का मेन कारण होता है अवसरों की असमानता। जब हम किसी व्यक्ति को पहले ये मान लें कि ये आर्थिक क्रियाकलापों को नहीं कर सकता है, उसे अवसर ही नहीं दें, तो वह समाज आर्थिक समानता से वंचित हो जाएगा। अवसर देंगे, जो अवसर होगा वो नहीं करता वो अलग की चीज़ है, बल्कि उसको अवसर मिलने चाहिए। मिलता है तो उसी में बहुत लोग अच्छे कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो ये अवसर की जो असमानता है यही जो है आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। समानता का सही अर्थ क्या है? समानता का सही अर्थ क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने सही विकास के लिए समान सुविधाएं प्राप्त हो और देश के कानून के समक्ष सभी समान हो। सभी को समान मजदूरी, संपत्ति, सभी को निवास की सुविधा, सभी को समान शिक्षा और रोजगार। तो समानता का सही अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को अपने सही विकास के लिए समान सुविधाएं प्राप्त हो, उसके साथ साथ देश के कानून के समक्ष सभी को समान हो, कानून के समक्ष वो समान हो और उसके विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। यही समानता का मूल अर्थ है और मूल भाव है। नागरिक या कानूनी समानता निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? नागरिक या कानूनी समानता निम्नलिखित में किसकी विशेषता है? तो सभी प्रजातांत्रिक, जितने भी प्रजातांत्रिक सरकार है या लोकतांत्रिक सरकार है, उन सभी में ये नागरिक या कानूनी समानता मिलती है। कानून के समक्ष समानता निम्नलिखित में किस श्रेणियों के अंतर्गत आता है? तो कानून के समक्ष समानता जो है ये नागरिक समानता के अंतर्गत आता है। कानून के समक्ष समानता का मतलब है सभी व्यक्ति को समान मानना। यदि नागरिकता की अवधारणा देख लिया जाए तो सभी व्यक्ति को यदि नागरिक माना जाए तो नागरिकता ही सभी को समान मानता है। वह किस धर्म का है, किस जाति का है, किस लिंग का है, किस जन्म स्थान से, किस क्षेत्र का, ये सारी चीजें भूल जाता है। यदि उस व्यक्ति को नागरिक होने की पहचान मिल जाए तो उसके सामने जो भेदभाव के सामाजिक रीति रिवाज हैं वो सब अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो कानून के समक्ष समानता का मतलब होता है कि नागरिक समानता के अंतर्गत आता है। इन 22 प्रश्नों के साथ हमारे प्रश्न का उत्तर देने का सिलसिला समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।